Hello and welcome to Planet Ayurveda. 28 July was observed as World Hepatitis Day every year. और इस साल का यानी 2024 का थीम था इट्स टाइम टू एक्शन। इस थीम से ही आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी है हेपेटाइटिस को क्योर करना, हेपेटाइटिस के बारे में जानना और उसे ट्रीट करना, क्योंकि हर 30 सेकंड में लगभग एक व्यक्ति हेपेटाइटिस रिलेटेड इशू से मर रहा है। सो इन जानों को बचाने के लिए और हेपेटाइटिस से अपने आप को बचाने के लिए आज का ये एपिसोड आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके कारणों और इसके उपचार के बारे में। हेलो डॉक्टर्स, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि हेपेटाइटिस होता क्या है और कैसे पता लगाया जाए, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं हेपेटाइटिस के? बेसिकली लीवर मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो फंक्शंस करता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स की, अल्कोहल की, ठीक है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है ब्लड से, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बट ड्यू टू एनी रीजन व्हेन लीवर में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। बेसिकली लिवर डैमेज की कंडीशन को हम हेपेटाइटिस कह सकते हैं। लीवर इन्फ्लामेशन की कंडीशन को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ओके, ठीक है। इसके सिम्टम्स बेसिकली वेरी करते हैं एक्यूट कंडीशन और क्रोनिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्यूट कंडीशन में मेनली सिम्टम्स अक्कर होते हैं 1 वीक से लेके 6 मंथ के ड्यूरेशन में, ओके, ठीक है। और क्रोनिक कंडीशन में पेशेंट में सिम्टम्स आ भी नहीं सकते पूरी लाइफ टाइम, और आ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। मेनली अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर एक्यूट कंडीशन में मेनली सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है जी, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है जी, ठीक है। और वेट का इशू हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ओके, ठीक है। मेनली ये सिम्टम्स देखने मिलते हैं। और अगर एक्स्ट्रा ज्यादा कंडीशन होती है तो ये सीवियर कंडीशन में ये सिम्टम्स बढ़ते रहते हैं, जैसे हिपेटोमेगाली वगैरह शो होती है, तो मेनली ये सिम्टम्स अकर होते हैं। ओके, मतलब सिम्टम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, चाहे वो एक्यूट डिजीज हो चाहे वो इसकी क्रॉनिक कंडीशन हो, बस वही सिम्टम्स हम कह सकते हैं कि थोड़े से और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मैम ने बताया कि एक लिवर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, तो क्या ऐसा लिवर में हो रहा है जिससे लिवर इन्फ्लेमेटेड हो रहा है और अल्टीमेटली वो हेपेटाइटिस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है? देखिए जी, हेपेटाइटिस मतलब लीवर की इन्फ्लेमेशन है ना। तो कोई भी फैक्टर है, चाहे फूड हो, हमारा फैटी फूड हो या फिर लेथार्जी हो, डाइटरी चेंजेस हो, ये एक फैक्टर होता है फूड का। फिजिकली कम मूवमेंट करना, सेडेटरी लाइफस्टाइल, ये एक फैक्टर होता है। साथ में हेपेटाइटिस में जैसे वायरल होता है, तो वायरस लीवर को इन्फेक्ट करता है ना आपके, तो वायरस लीवर को इन्फेक्ट करता है, तो वो लीवर में जो लीवर सेल्स होते हैं उनको हिपेटोसाइट्स कहते हैं। वो वायरस हिपेटोसाइट्स का मशीनरी यूज़ करके वहाँ पर ग्रो करता है, ठीक है, रेप्लिकेट करता है। तो थोड़ी टाइम बाद क्या होता है, रेप्लिकेशन होगा, लीवर सेल्स से छेड़छाड़ होगी, इन्फ्लेमेशन तो होगी, है ना जी। तो लीवर सेल्स जो हैं, हिपेटोसाइट्स हैं, फिर वो वायरस को एनगल्फ कर लेते हैं। एनगल्फ करने के बाद फिर एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आता है ना जी। तो वो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इम्यूनिटी उन पे एक्ट करती है, और फिर जो लीवर के हिपेटोसाइट्स हैं वो वहाँ पे डैमेज होता है लीवर पे। साथ में आपका फैटी फूड हो गया, अल्कोहल इनटेक हो गया, पानी की कमी, और सारी ये जो चीज़ें मिलके ये सब कुछ एक लीवर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। ओके, सो हम मान सकते हैं कि जो मेन रीजन है वो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस का अटैक है, उसके साथ साथ कुछ और रीजन जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या पानी की कमी या डाइटरी जो है हमारी हैबिट्स हैं आजकल, बैड हैबिट्स या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकती हैं, बट मेनली इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, इफ आई कैन से दैट। ओके, डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे नाम सुने हैं, लाइक हेपेटाइटिस A, B, C, D, एक्सेट्रा,
तो क्या डिफरेंस है इन सब में और व्हाट आर दीज एक्चुअली? वेल जो वायरल हेपेटाइटिस है उसकी क्लासिफिकेशन वायरस की टाइप के अकॉर्डिंग होती है, जिसलिए हमें नाम दिए गए तो हैं। ये 5 अलग-अलग तरह के वायरसेस हैं? जी, दैट इज़ वाई इनके जो सिम्टम हैं थोड़े बहुत वेरी करते हैं, इनकी क्रॉनिसिटी वेरी करती है, कैसे ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी ये 5 तरह के होते हैं, A, B, C, D एंड E। तो जो A होता है इट्स ईजी टू ट्रीट एज कम्पेयर टू द अदर 4, और ईजिली हमें कुछ ही दिनों में रिजल्ट इसका मिलना शुरू हो जाता है, और विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 मंथ्स हम उसे ट्रीट कर पाते हैं। एंड जो D और E हैं वो थोड़े रेयर टाइप के होते हैं, इतनी कॉमनली हमें नहीं मिलते हैं। सो द मेन प्रॉब्लम इज दीज टू, द लेफ्ट, B एंड C, दे आर एक्चुअली क्रॉनिक। जो B हेपेटाइटिस है इट इज़ नॉट क्रॉनिक एट फर्स्ट, वो पहले एक्यूट फॉर्म में दिखता है हमें। एक्यूट का मतलब ये नहीं है कि वो उतना डैमेज कॉज नहीं करेगा, इवन लिवर डैमेज जो है एक्यूट से भी हो सकता है, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल एंड इट डज हैपन। लेकिन वो पहले एक्यूट स्टेज में होता है और फिर क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है, जिसे हम काला पीलिया भी बोल देते हैं पंजाबी में, राइट, तो वो पहले से क्रॉनिसिटी में होता है, वो क्रॉनिक ही दिखता है हमें पेशेंट्स में। और वो अब ट्रीटमेंट वैक्सीनेशंस के बाद भी कई बार क्या होता है कि वो बॉडी में उसके सिम्टम दिखते रहते हैं द होल लाइफ। उसको आयुर्वेदा में ट्रीट करना भी उसके लिए थोड़ा लॉन्गर स्पैन चाहिए, हमें 6 to 8 मंथ्स चाहिए उसके लिए। ओके, तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि हेपेटाइटिस बी है या सी है? आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, या कोई भी, जैसे मैम ने बताया कि 5 डिफरेंट टाइप के हेपेटाइटिस हैं, तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, या कैसे पता लगाया जाए कि एक्चुअली वायरस की वजह से इन्फेक्शन हेपेटाइटिस हो रहा है, या इट कुड बी सम अदर रीजंस? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? सी बेसिकली पेशेंट्स को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, है ना। कि बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, डाइजेशन कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई पेन हो रही है कहीं पर, इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हो रही है आइज़ पे, पाँव में सूजन वगैरह। उसके बाद हम, जैसे मान लो कि दिक्कत आ रही है, तो आप चाहेंगे तो हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उसमें इंडिकेशन आ जाएगा लीवर की इन्लार्जमेंट का, ठीक है जी। और साथ में अगर हमको लगता है वायरल है तो वायरल मार्कर्स करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में बेसिकली क्या होता है, जब भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना, तो जैसे मदर है तो उनका, या कोई भी है, तो वायरल मार्कर ज़रूर करवाए जाते हैं ताकि रेगुलरली रहें। तो वायरल मार्कर जैसे HPSAG करवा देते हैं, सरफेस एंटीजन होता है, उससे में पता चल जाता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये वायरल्स का हो गया। अल्ट्रासाउंड हो गया, आपका लीवर फंक्शन हो गया, है ना। आपकी मान लीजिए आप ओबीस हैं, चांसेस रहते हैं कि आप फैटी लीवर होगा, तो उस पे सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। मतलब ये चीज़ें ना पेशेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, खुद को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर डॉक्टर नहीं जाता, कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं जाता, थोड़े से ओबीस से नहीं जा रहे, बट ये देखिए कि फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो USG में आ जाएगा, वायरल मार्कर्स में आ जाएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट है उसमें डीअरेंजमेंट आ जाएगी। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अदर फैक्टर्स वाला हेपेटाइटिस है या वायरल इन्फेक्शन वाला हेपेटाइटिस है। मैंने कई बार ना कुछ रिपोर्ट्स में देखा है कि वायरल लोड इज समथिंग लाइक 10,000 और मोर देन दैट, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि हर इनका ना, जैसे हेपेटाइटिस बी है तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है वायरल लोड की। मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, है ना, तो वो पॉजिटिव आने के लिए, पॉजिटिव जब आ जाता है उसके बाद DNA PCR करवाया जाता है। तो उसमें एक रेंज होता है आपका, सारे वायरल लोड्स का एक रेंज होता है, तो उसमें देखा जाता है वायरल लोड ज़्यादा तो नहीं है। वायरल लोड ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, दिक्कतें ज़्यादा होंगी। वायरल लोड कम होगा तो पेशेंट मतलब अपना कंट्रोल में है उसका वायरल। ओके। और क्या ऐसा भी होता है कि हेपेटाइटिस नहीं है फिर भी आपका वायरल लोड नेगेटिव नहीं आके पॉजिटिव है, और चाहे वो माइनर है, तो उस कंडीशन में क्या हम बोलेंगे कि डिजीज है पर्सन या नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ सरफेस एंटीजन से ओके बता सकते हैं। ओके, तो मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जी, जैसे हमारे पास आता भी है कि वायरल लोड इतना उससे मिनिमम दिखा रहा है, 2000 से लेस देन 2000 दिखा रहा है, बट वायरल लोड के लिए HPSAG जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए है, तो वो वायरल मार्कर ज़रूरी है। क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं ना, आप प्रेगनेंसी में जाएं
तो प्रेगनेंसी से पहले जैसे प्रीनेटल केयर हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है, सबसे पहले वायरल मार्कर्स करवाए जाते हैं। ओके वायरल मार्कर्स करवाने के बाद हम देखेंगे वायरल लोड कितना है कितना नहीं। ओके, ठीक है, मतलब अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वायरल पॉजिटिव आ सकता है। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको भी हेपेटाइटिस हो गया विद एनी ऑफ द रीजन, तो क्या डाइट उसको भी फॉलो करनी है, और कुछ प्लीज होम रेमेडीज डेफिनेटली हमारे पेशेंट्स के लिए आप बताइएगा। ठीक है, अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डाइट की बात करें तो मेनली पेशेंट को विटामिन और मिनरल्स और न्यूट्रिशन डाइट हम देते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड और हेल्दी हाँ डाइट जी। लेना जरूरी और आयुर्वेदा में बेसिकली सबसे ज्यादा जैसे डेयरी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इस कंडीशन में अवॉइड करते हैं, ओके ठीक है। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, विटामिन और मिनरल्स रिच जो जैसे बोटल गार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, पंपकिन, फेनुग्रीक लीव्स, स्पिनच लीव, लेट्स, बीट रूट, ओके ये हम दे सकते हैं, ठीक है। और हम फ्रूट्स में बात करें तो जैसे एप्पल, पपाया, पियर, ये सब दे सकते हैं, जी ठीक है। और अगर हम फ्लैश फूड की बात करें तो बेसिकली एग वाइट दे सकते हैं हम, ठीक है। बॉइल्ड या ग्रिल्ड या चिकन सूप दे सकते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम स्पाइसेस की बात करें, मसालों की, तो हम कोरिएंडर दे सकते हैं, फेनुग्रीक दे सकते हैं, ठीक है। क्यूमिन सीड्स दे सकते हैं, टर्मरिक भी बेसिकली लीवर के लिए अच्छी होती है, तो हम Okay. ये दे सकते हैं। ओके, और कुछ जी। ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, अदर Avoid- देन फ्राइड फूड एंड ऑयली फूड? हाँ, वही है कि जैसे हमने फ्लैश फूड में बात करी कि हम चिकन सूप वगैरह दे सकते हैं, ओके ठीक है। इसके अलावा जो भी फ्लैश फूड्स होते हैं जो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं वो हमें अवॉइड करने डेयरी चाहिए। प्रोडक्ट्स नहीं लेने। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, जी। जिसमें जैसे मिल्क बेस्ड हो गया, जी फुल क्रीम मिल्क हो गया या कर्ड वगैरह हो गई, ये हमें अवॉइड करने चाहिए। राइट, हाँ ओके जी। और अगर होम रेमेडीज की बात करें तो हर्बल टी बेसिकली बहुत अच्छी होती है, जो जैसे सौंफ, धनिया, जीरा, ठीक है। Okay. इनका हाफ स्पून लेके, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 कप वाटर लेना है, ठीक है, और बॉईल करना है अंटिल 1 कप लेफ्ट, ठीक Okay. है। और वो बेसिकली दिन में 2-3 बार पी ले सकते हैं, तो सकते बेटर है। ओके हाँ जी। ओके, राइट। तो ये CCF के नाम से भी काफी फेमस है, राइट? क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल सीड्स, इसका आप काढ़ा बना के पीजिए, इट इज वेरी गुड फॉर योर लिवर हेल्थ। रूटीन में भी आप इसको पी सकते हैं, इट विल मेंटेन योर लिवर हेल्थ। तो रही डाइट और होम रेमेडीज की बात, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट भी हो सकता है, इस तरह से भी फैल सकता है? जी, जो हेपेटाइटिस जो वायरस है ना जी, जो भी वेरिएंट्स है वो स्प्रेड करते हैं। इस वजह से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए गए हैं इसके स्प्रेड को रोकने के लिए। जैसे रेगुलर सबसे पहले ट्रांसफ़र का सबसे जो वो रहता है मदर टू चाइल्ड। तो मदर टू चाइल्ड के टाइम पे हमेशा प्रेगनेंसी से पहले या हमेशा वायरल लोड करवाया जाता है, ठीक है जी, वायरल टेस्ट करवाया जाता है। फिर उस टाइम पे प्रिकॉशंस रख के एंटीवायरल्स दे के, अगर मान लीजिए है तो उसको ध्यान में रख के आगे करा जाता है। उसके अलावा मदर टू चाइल्ड हो गया आपका, ठीक है, बॉडीली फ्लूइड एक्सचेंज से हो जाता है या नीडल शेयरिंग से हो जाता है, ठीक है जी, ब्लड के थ्रू, या ब्लड के थ्रू जैसे डायलिसिस कई जगह होता है। पहले टैटू वगैरह से भी हो जाता है, बट अब सैनिटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है, तो इस वजह से भी थोड़ा रुकता है, पर होता है। निडल वगैरह का यूज़ कहीं पर भी आप कोई भी ऐसा यूटेंसिल जो रेगुलरली यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि वायरस जो होता है ना वो 7 डेज तक बाहर सरवाइव कर जाता है, तो इसलिए स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स में बहुत स्प्रेड होता है, तो इसलिए स्प्रेड उसको स्टरलाइज करना हर उसको ज़रूरी है, ठीक है। फ्लूइड से होता है, खाना शेयर करने से नहीं होता, ठीक है। और घर में हमेशा जब भी आप इन्फेक्टेड होते हो तो आपको अपने मेंबर्स को वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए, ठीक है जी। काफ़ी चांसेस होते हैं कि स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है? एक्चुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है।
सेक्सुअली ट्रांसमिटर्स होता है। तो जैसे सर ने बोला कि वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए हेपेटाइटिस की, तो मैं आपसे वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी, कौन सी एज में लगवा लेनी चाहिए, और जैसे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के हेपेटाइटिस हैं, तो कौन कौन सी हेपेटाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल हैं? जी, सो हमारे पास ए एंड बी वैक्सीनेशन अवेलेबल है हेपेटाइटिस की। जो बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी है उसकी वैक्सीनेशन हम न्यूबॉर्न में लगवा सकते हैं, इन्फेंट में ही। जो हेपेटाइटिस ए है उसके लिए हमें 12 मंथ्स तक वेट करना चाहिए। आफ्टर दैट, आफ्टर 12 मंथ्स यू कैन हैव इट। ओके, एंड नॉट जस्ट इन चाइल्डहुड, अगर अभी तक आपको पता है कि आपके पास ए और बी की वैक्सीनेशन आपको नहीं लगी है, स्टिल इन अडल्टहुड और एट एनी एज यू कैन गेट इट वैक्सीनेटेड। ओके ओके फाइन, सो नो एज लिमिट। और बाकी जो अदर हेपेटाइटिस हैं लाइक सी, टी एंड ई, व्हाट अबाउट दोस? उसकी वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंड बेसिकली क्योंकि वी नो स्पेशली बी एंड सी दे आर वेरी क्रॉनिक। ओके, उनकी इवन बी भी जो है वैक्सीनेशन से बहुत मुश्किल से ट्रीट हो पाता है, ठीक है, क्योंकि जो बी हेपेटाइटिस है उसके अंदर CCC DNA पाया जाता है, जिसके कारण वायरस के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करना बहुत ही मुश्किल है। स्टिल इवन आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। Okay, all right. So, do you mean to say that कि even after having vaccination of hepatitis B, you still have chances to got that infection? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज वैक्सीनेशन, बेसिकली इट इज अ डेड वायरस जो कुछ नहीं कर सकता, इनएक्टिवेटेड आपकी बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं सो दैट योर बॉडी रिकग्नाइजेज इट और उसके खिलाफ अपने टूल्स रेडी रखे ताकि जब भी वो बॉडी में आए। वैक्सीनेशन कैन नॉट स्टॉप एनी वायरस फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी। Absolutely. ओके, सो इफ एनी वायरस एंटर्स योर बॉडी इट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड। Yes. एंड इफ फिर हम उसमें आयुर्वेदा का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर किसी की बॉडी में नेचुरली इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, अगर कोई पित्त प्रकृति का है या पित्त विकृति का है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और वायरस भी उसमें फिर ज्यादा एक्ट करेगा, ठीक है, इसीलिए वो उससे भी तंग हो पाएगा, चाहे उसको वैक्सीनेटेड हो चाहे ना हो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसकी क्रॉनिसिटी काफी कम हो जाती है, द पेशेंट गेट्स इजीली ट्रीटेड और उसके लिए काफी ये जर्नी इजी हो जाती है। So this is an awareness for all of you कि vaccination is very very important। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि even after vaccination भी disease होता है तो जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल आपको जरूरत है वैक्सीनेशन करवाने की, क्योंकि अगर इन केस वैक्सीन के बाद भी डिजीज हो जाता है या वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एटलीस्ट हाफ प्रिपेयर्ड तो है उससे फाइट करने के लिए। और बाकी के जो चेंजेस हैं या बाकी की जो प्रिकॉशंस है वो आप अपनी डाइट और अपनी मेडिकेशन से उसको ठीक कर सकते हैं। सो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। और डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा करे इंसान कि ये जो डिजीज होने के चांसेस हैं ये हम मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके। ऑब्वियसली वायरस का अपनी बॉडी में आना तो हम कंप्लीटली नहीं रोक सकते, वो ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बट स्टिल अपनी तरफ से हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं कि ये डिजीज से हम बच पाएं, दूर रह पाएं? देखिए, हम अपनी तरफ से बेसिकली सबसे पहले लाइफस्टाइल पे आएंगे जी। सबसे पहले एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। इवन हमारे पास अगर कोई डेस्क जॉब है ना, तो भी मॉर्निंग में एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। प्राणायाम करने से अपनी सेंसेस पे कंट्रोल आता है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आप डिसिप्लिन रह सकते हैं, ठीक है। योगा कीजिए, ठीक है, और उसके बाद एक्टिवली खाने का ध्यान रखिए, क्या खा रहे हैं अवेयर रहिए, ठीक है, डाइट में अवेयर रहिए, कब सीजन में क्या खाना चाहिए उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर प्रोसेस्ड फूड को कम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, और हम छोटी सी क्रेविंग्स के लिए इन चीज़ों को रेगुलर यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे आजकल बच्चे जो है कैंडीज लेने लग जाते, कुछ भी होता है ना, तो इन चीज़ों से भी बॉडी पे धीरे धीरे छोटी मात्रा में टॉक्सिन्स स्टोर होने लग जाते हैं, और फिर वो कभी छोटा सा फीवर आया, कुछ आया, तो उस टाइम पे बॉडी में इंटरेक्ट करने लगते हैं। एक वो हो गया, डाइट में हो गया, फैट ज़्यादा नहीं लेना है आपने, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है, घी यूज़ कीजिए अपनी डाइट में, है ना, पर प्रोसेस्ड चीज़ों को कम से कम यूज़ कीजिए, प्रोसेस्ड चीज़ वगैरह को थोड़ा यूज़ कम कीजिए। मिक्स्ड जैसे हो गया मिल्क शेक्स वगैरह को एक्सेस में मत यूज़ कीजिए। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए कि
खाने में क्रीम भी डाल रहे हैं, और सॉल्ट इनटेक को भी एक मॉडरेशन में रखना चाहिए। फ्रूट्स कौन से ले रहे हैं, ऑफ सीजन ऑन सीजन लीजिए। प्रिजर्वेटिव्स उन पे भी यूज़ होते हैं, सब्जियों को भी सीजनल वेजिटेबल्स को यूज़ कीजिए। एक्टिव रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। हाइड्रेशन से पानी अभी कोविड आया था तो सब कह रहे थे हाइड्रेटेड रहो, हाइड्रेटेड रहो। क्यों? क्योंकि वायरल लोड पानी से भी कम होता है। और नॉर्मल टाइम पे जब आप लीवर की हेल्थ करें, हाइड्रेटेड रहिए, जितना प्यास लगती है उतना पानी पीजिए। ठीक है। ये कुछ चीज़ें होगी जी। साथ में कुछ बीच बीच में आपको लगता है कि भाई डाइजेशन इम्प्रूव नहीं है, कुछ लीवर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लीवर इम्प्रूवमेंट, जो लीवर का फंक्शन इम्प्रूव करें। थोड़ा अवेयर रहिए कि बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, डाइजेशन में इशू आ रहा है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी है, कोई डिस्कलरेशन हो रही है शरीर में अननेसेसरी, तो उन सब चीज़ों को अवेयर रहिए और फिर अपने डॉक्टर को जाके। जी बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। अवेयरनेस फॉर योर सेल्फ, राइट। तो अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहिए, क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। साथ ही जैसे सर ने बोला कि रूटीन में भी अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, लाइक अदर देन फूड्स, जैसे मैम ने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है CCFT। इसके अलावा यकृत लेहांतक चूर्ण का आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं, जो आपके लीवर को अननेसेसरी लोड से बचा के रखेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समथिंग इज नॉट राइट विद योर बॉडी, सो देर मत कीजिए, तुरंत कंसल्टेशन बुक कराइए। कंसल्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन बुक ऑनलाइन कंसल्टेशन एज वेल, एंड यू कैन विजिट आवर क्लिनिक आल्सो। आवर एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको ना, जैसे प्राणायाम का बेसिकली मैं अपने पेशेंट्स को भी रेगुलर बोलता हूँ प्राणायाम करो। प्राणायाम का रोल क्या होता है? अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना, है ना जी। तो दिन भर आप जो भी करेंगे, आप ड्यूटी पे जाएंगे, खाना खाएंगे, सब कुछ आपकी सेंसेस पे कंट्रोल होगा। तो प्राण का आयान हम जब करते हैं तो हम ब्रीदिंग को कंट्रोल में लेके इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो उससे हमारी सेंसेस पे कंट्रोल होने से क्या मतलब है कि जब हमको कोई क्रेविंग होगी खाने की, या पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करने का मन करेगा, अल्कोहल लेने का मन करेगा, या कुछ भी मन करेगा, तो जब हम अपने उन पे कंट्रोल कर लेंगे तो उनको भी हम ज़्यादा अच्छे से पर्टिकुलरली रह सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड नॉट जस्ट फूड, मुझे लगता है आपकी वर्क एफिशिएंसी भी इससे काफी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप माइंडफुली हर चीज आप माइंडफुली कर रहे हैं। आप जो भी खा रहे हैं उसको ध्यान में रख के खाइए कि क्या खा रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, राइट। जो भी कर रहे हैं इन द मोमेंट रहिए, इधर उधर की बातें थोड़ा कम सोचिए, उससे भी आपकी बॉडी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देगी और बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो भी हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है तो क्या क्या मेडिकेशंस वो ले सकता है। ऑब्वियसली कंसल्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग थ्रू एनी मेडिकेशंस, बट स्टिल आई वांट टू नो कि क्या उसके पास ऑप्शन है, क्या मेडिसिन वो ले सकता है हेपेटाइटिस के केस में। जी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ताकि हर इंसान ले सके, एक इनिशिएटिव ले सके कि अगर उसे लग रहा है उसे कोई प्रॉब्लम है, सो विक्रम सर हैज डिवाइज्ड an H care pack. Okay, so this is basically for hepatitis, for any type of hepatitis, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है इस नाम से। इसमें कई सारी हर्बल प्रिपरेशंस हैं जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। उसमें हेपाटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हो गया कालमेघ, इंडियन एक्नेशिया का हमारे पास कैप्सूल्स हैं इसका स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, जिसके कारण एक तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है। सो आपको एंटीबायोटिक के गुण भी मिलेंगे और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन और जैसे लोग कंप्लेन करते हैं, है ना। एंड आफ्टर दैट वी हैव फाइलैंथस नेरूरी। फाइलैंथस नेरूरी इज द बेस्ट एंटीवायरल नेचुरल मेडिकेशन। ये कुछ ही दिनों में आपके वायरल लोड को कम करती है, आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती है, हर तरीके से आपके लिवर को प्रोटेक्ट करेगी, आपके जो एलिवेटेड एंजाइम्स है उसे भी कम करेगी, ठीक है। एंड वी हैव यकृत लेहांतक चूर्ण, ठीक है। ये बहुत ही एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। जैसे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से डरते हैं। कोई कहता है कि हमारे लिवर को खराब कर देगी, कोई कहता है ये गर्म बहुत होती है। तो अगर वो गर्मी कर रही है, इसका मतलब आपको वो सोच समझ के दी नहीं गई है। जैसे फाइलैंथस है, इट इज कोल्ड इन पोटेंसी, तो अगर उसको हम बैलेंस कर ले, पुनर्नवा है, यकृत लेहांतक चूर्ण में पुनर्नवा भी है,
भूमि आमला भी है, कुटकी भी है, इट हैज एवरीथिंग इन इट, इट इज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, ताकि वो आपको गर्मी ना करे और बेसिकली बॉडी से पित्त को निकाले, जिसके कारण जो है इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। तो यकृत गृहांतक चूर्ण में हेपाटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज हैं, वो आपके इवन जॉन्डिस को भी कुछ ही दिनों में वो कंट्रोल कर देती है, बहुत ही जल्दी एक्ट करता है। इट्स सेफ टू टेक बाय एवरीवन, ओके। एंड बेसिकली आप इवन इसमें जो पुनर्नवा है, जिसका नाम है पुनर्नवा, नया जीवन देने वाला, तो ये बहुत ही अच्छी हर्ब है। ये बेसिकली क्या करेगी, अगर आपको, क्योंकि हेपाटाइटिस सिर्फ वायरस से तो होता नहीं है, अदर लिवर डिजीजेस के कारण भी हो जाता है, जैसे फैटी लिवर हो गया, तो इसमें स्क्रैपिंग हर्ब्स हैं जो लिवर से फैट को स्क्रैप करेगी। इवन अगर आपका लिवर डैमेज भी हो चुका है, तो जो डैमेज लिवर के जो डैमेज डेड सेल्स हैं उसको स्क्रैप ऑफ करके निकालेगी, ताकि जो नीचे फाइन सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उनको जगह मिले, ब्लड फ्लो मिले और वो रीजनरेट कर पाए। रीजनरेट जो प्रोसेस है लिवर का, वो नेचुरल है, उसको ये फास्ट कर देती हैं, ये हर्ब्स उसको हेल्प करेंगी, ठीक है। एंड देन इवन असाइटिस, अगर असाइटिस है, इसोफेजियल वेरिसेस है जो पोर्टल हाइपरटेंशन से हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ रही है बॉडी में, ब्लीडिंग हो रही है, तो फाइलैंथेसिस, कोल्ड इम्पोटेंसी, तो वो रक्त स्तंभन करेगी, ठीक है, ब्लड को रोकेगी। एंड जो असाइटिस है उसमें हम डायूरेटिक्स यूज करते हैं, तो पुनर्नवा इज अ वेरी गुड डायूरेटिक। अगर आपको कहीं भी एडीमा है, आपकी स्वेलिंग हो रही है, उसको भी निकालेगा। सो ये है तो हेपेटाइटिस केयर पैक, लेकिन ये एक ऑलराउंडर है जो लिवर की हर तरीके की प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एंड दैट ऑल्सो नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। इन फैक्ट आपकी पूरी बॉडी पे, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे आपको अदर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको खुद को लगेगा इंटरनली दैट यस माय बॉडी इज फीलिंग बेटर नाउ एंड आई एम वर्किंग इवन बेटर देन बिफोर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर्स फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड आई होप आप गाइडेंस लेंगे और जो जो जानकारी हमारे डॉक्टर्स ने आपको दी है उसको फॉलो करेंगे। और डेफिनेटली ये जो इतना ज्यादा इंक्रीजिंग रेट हो चुका है लिवर डैमेज की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश हमें खुद करनी होगी, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, स्वस्थ रहिए, नमस्कार। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।